ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में थर्मल एक्सपेंशन के फिज़िक्स टॉपिक पे ये पढ़ा था कि कैसे करके बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद बॉडी में आने वाले जो चेंजेस है उसको हमने स्टडी किया था। हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हुए आपको हीट के फ्लो का प्रोसेस बताया था और साथ साथ एक एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे करके सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर में हीट का फ्लो होने के बाद जो उसमें इफेक्ट पड़ता है, उसका एक्सपेंशन प्रोसेस जो होता है उसको हमने वहाँ पे बताने की कोशिश की थी। आज हमारा फिज़िक्स का सेकेंड वीडियो क्लास है। तो जो चीज़ें हम वहाँ पे कवर अप कर चुके थे, आज उसको हल्का सा रिवीजन देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने वहाँ पे, जैसे मैंने बता दिया कि हमने थर्मल एक्सपेंशन के अंदर में हीट किसी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें आने वाले चेंजेस को किस तरीके से समझा जाए उसको जाना था। आज हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी करेंगे, कैसे करके एक सॉलिड बॉडी, ठीक है, जिसमें हीट का एक्सपेंड होने का 3 प्रोसेस है। एक है उसका लीनियर एक्सपेंशन जो उसके लेंथ पे काम करता है, एक उसका सुपरफिशियल एक्सपेंशन है जो एरिया पे काम करता है, और एक है क्यूबिकल एक्सपेंशन जो कि वॉल्यूम पे काम करता है। पहले आपको लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का जो बेसिक मतलब है आपको समझ लेना पड़ेगा। अगर वो लेंथ पे काम करता है तो उसका लीनियर यानी सिर्फ लेंथ का इंक्रीमेंट होगा, लंबाई उसकी बढ़ेगी और बाकी दूसरे हिस्सों से कोई मतलब नहीं है, यानी एक वन डायमेंशनल बॉडी है। सुपरफिशियल जो होता है वो लेंथ के साथ साथ ब्रेथ पे भी काम करेगा, यानी उसके पास लेंथ के साथ साथ ब्रेथ का होना ज़रूरी है ताकि एट अ टाइम लेंथ भी बढ़े और ब्रेथ भी बढ़े। और क्यूबिकल एक्सपेंशन जो होगा वो 3 डायमेंशनल बॉडी पे होगा, यानी वो जो बॉडी जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की संभावना मौजूद है। तो हम जब लेंथ को स्टडी किए थे तो हमने एक वहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ जिसके ज़रिए हम लोग पता लगाते हैं कि किस चीज़ का थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, किस चीज़ का वैल्यू कम होगा, वो डिपेंड करता है एक रेशियो के ऊपर में। वो जो रेशियो है वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हमने वो एक फैक्टर के ज़रिए उसको पता करने की कोशिश किया था। वो जो फैक्टर है वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक लीनियर होता है, एक सुपरफिशियल होता है और एक क्यूबिकल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये 3 चीजों पे काम करता है। लेंथ पे, ब्रेथ पे और वॉल्यूम पे। इसके ज़रिए हम बॉडी का थर्मल कैपेबिलिटी पता कर सकते हैं। लेंथ पे इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रेथ में इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन केस ऑफ वॉल्यूम हम गामा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है, मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे कि अल्फा का क्या मतलब आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, ये खुद को डिफाइन करता है कि बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस उसके पिछले चेंजेस के मुकाबले में कितने बढ़ चुके हैं, और ऐसा होने का वजह टेम्परेचर का वहाँ पे इंक्रीज करना, मौजूद होना। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो बॉडी शुरुआत में L1 है, आप देख सकते हैं इसका लेंथ L1, लेकिन और इसका टेम्परेचर T1 जो एक साधारण टेम्परेचर है। लेकिन जब बॉडी को हीट सप्लाई किया जाता है तो हीट सप्लाई करने की वजह से इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं, इसका लंबाई जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इस लंबाई के बढ़ने की वजह जो है वो है इस टेम्परेचर का बढ़ जाना। तो हम अल्फा को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि बॉडी के लेंथ में क्या चेंजेस आया और उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, यानी एक रेशियो बना, क्या चेंजेस लेंथ पे आता है उसके ओरिजिनल लेंथ के होने से, और ऐसा होने का जो वजह है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे मेन फैक्टर जो मेरा आता है वो टेम्परेचर आता है, यानी टेम्परेचर के होने की वजह से बॉडी का लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। हम उसको ऐसे देख सकते हैं। तो तीनों फैक्टर्स में हम लोगों को जो कॉमन दिख रहा है वो टेम्परेचर दिख रहा है, यानी टेम्परेचर का मौजूद होना
इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी के अंदर में तीनों तरह का जो एक्सपेंशन है वो मौजूद है। तो इसकी यूनिट्स और डायमेंशन जो है वो एक टेम्परेचर प्रेडिक्ट करेगा। चूंकि ये डिनोमिनेटर पे है, इसलिए हम इसको इस तरीके से यूनिट्स और डायमेंशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। इसका जो सीजीएस यूनिट्स होगा, टेम्परेचर का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। उसी तरह इसका एसआई यूनिट क्या होगा? पर केल्विन। और डायमेंशन इसका कैसे दिखाएंगे? हमें पता है डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट के जरिए दिखाया जाता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में थीटा यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इज थीटा। जैसे लेंथ के लिए एल लिखते हैं, मास के लिए एम लिखते हैं और टेम्परेचर और टाइम के लिए टी लिखते हैं, उस तरह टेम्परेचर के लिए हम थीटा लिखते हैं। चूंकि ये नीचे है इसलिए -1, वेरी सिंपल। तो ये चीज़ें बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछी जाएगी। ये सॉलिड के बारे में, इट्स ऑल अबाउट सॉलिड। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में दर्ज कर लें ताकि इससे आपको आगे नोट्स तैयार करने में आसानी होगी। अब हम लोग लिक्विड की तरफ बढ़ेंगे कुछ देर में। इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि लिक्विड जब भी कभी कंटेन करेगा किसी एक सॉलिड बॉडी में कंटेन करेगा, यानी इसको रखने के लिए हमारे पास एक सॉलिड बॉडी का होना ज़रूरी है। और अगर वो सॉलिड बॉडी मेटालिकल है, अगर वो मेटल है, तो आपको पता है मेटल इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी इस बॉडी को अगर हीट सप्लाई किया जाएगा तो ना सिर्फ ये बॉडी गर्म होगा बल्कि साथ साथ इसका जो कंटेनर है वो भी गर्म हो जाएगा। अगर दूध को हम स्टील के गिलास पे गर्म करें तो दूध जो है वो गर्म होगा, साथ साथ दूध का कंटेनर जो है यानी गिलास जो है वो भी गर्म होगा। उसको छुएंगे तो हमको गर्मी जो है उसका एहसास होगा। ओके, तो लिक्विड का एक्सपेंशन जो है वो किस तरीके से हम लोग समझेंगे। वी आर स्टडिंग अबाउट लिक्विड। ओके, तो लिक्विड के एक्सपेंशन में होता यह है कि अगर आप सप्लाई ऑफ हीट करेंगे तो हीट के सप्लाई की वजह से इस बॉडी के अंदर में दो तरह का चेंजेस दिखने मिलेगा, जो कि सॉलिड में आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होगा, दो तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। वो दो तरह के चेंजेस जो होंगे वो क्या होंगे कि इस बॉडी के लिक्विड के गर्म होते के साथ साथ ये सॉलिड बॉडी भी गर्म करेगा, और सॉलिड बॉडी जो गर्म होगा तो इसके अंदर भी एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए कि अगर ये इस लिक्विड का लेवल है, ये लिक्विड इतना है और गर्म देने पर, सप्लाई ऑफ हीट देने पर, अच्छा सप्लाई ऑफ हीट जो यहाँ पे देंगे, ठीक है, उसको देने पर ये लिक्विड में क्या होगा, एक उबाल आएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है। ओके, लिक्विड जो है वो इस लेवल तक क्या करता है, उबाल होने पे पहुंच जाता है, ठीक है, एक स्लाइट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड इंक्रीमेंट होता है साइमल्टेनियसली क्या होता है, इस कंटेनर पे भी एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वो एक्चुअली में हमको जो
एक्सपेंशन दिखता है लिक्विड का, वो रियल नहीं होता। जो हम समझ रहे होते हैं कि मेरा बॉडी यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है, वो इंक्रीमेंट जो होता है वो छुप जाता है। छुपने का जो मेन वजह होता है वो इस कंटेनर का जो इंक्रीमेंट है उसके बिहाफ में, यानी ये साथ साथ लिक्विड के साथ साथ जो कंटेनर होता है वो भी थोड़ा एक्सपैंड करता है। इसीलिए लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो जो हमको दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 तरह का एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिला। एक ग्लास यानी वो चीज़ जिसपे इस लिक्विड को रखा गया है, वो कंटेनर, ठीक है, उसका एक्सपेंशन। अगर हम इस लिक्विड को एल से दिखा रहे हैं, और ये उसका अपरेंट एक्सपेंशन। तो इन तीनों में जो रिलेशन है वही हमको ये बताएगा कि कैसे करके एक लिक्विड जो है वो एक्सपैंड करता है। ओके, तो ये ग्लास का और ये इसका रियल एक्सपेंशन और वो अपरेंट एक्सपेंशन जो एक्चुअली हमको दिखता है, होता नहीं है, वो हमको दिख रहा है। तो इन तीनों का आपस में जो रिलेशन है यही हमको बताएगा कि लिक्विड कैसे करके एक्सपैंड करता है। तो इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के जरिए हम इस तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। तो अगर हम अपरेंट एक्सपेंशन को समझना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ग्लास के एक्सपेंशन को रियल एक्सपेंशन से माइनस कर देना पड़ेगा। यानी कितना ग्लास में इंक्रीमेंट हुआ है, ग्लास के लेंथ में। सॉलिड बॉडी है, मेटालिक बॉडी है, इसमें जो थोड़ा बहुत ये हुआ है उसको अगर हम रियल लिक्विड के एक्सपेंशन से माइनस कर दें तो हमको अपरेंट एक्सपेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। या आप इसको ऐसे समझे कि रियल एक्सपेंशन को निकालने के लिए हमको ओके, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड का एक्सपेंशन जो है उसको पता कर सकते हैं। लिक्विड के एक्सपेंशन के बारे में इतनी ही बेसिक चीज़ें जो है वो एग्जाम में आती है, ठीक है। एक चीज़ होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको बोला जाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ये बेसिकली वाटर के बारे में, वाटर एज अ लिक्विड। हम यहाँ पे सिर्फ वाटर को स्टडी करेंगे। जब हम क्लास पे, जो बच्चे मेरे क्लास को अटेंड किए हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो मेरी थी, उसमें हमने ये बताया था कि कैसे करके वाटर का प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्ट करता है उसके डेंसिटी और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो हमने वहाँ पे जाना था कि वाटर जो होता है, ठीक है, उसका एक ग्राफ हमने बनाया था। ये इस तरीके से स्लोप जो है ग्राफ का वो डाउन कर रहा था। पहले एक पिक पॉइंट पे ये इंक्रीज करता है, ओके, एंड इट इज मैक्सिमम एंड देन इट इज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, ओके। ये टेम्परेचर का जोन था और ये उसकी डेंसिटी थी। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से लेकर 4 डिग्री टेम्परेचर के बीच में
डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और 4 डिग्री पे मैक्सिमम जो होता है उसकी डेंसिटी हो जाती है। जैसे हम 4 से 5, 6 और 7 की तरफ यानी आगे बढ़ते हैं, ओके, तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। इससे हमको एक फिजिकल फेनोमेना, ग्लोबल फेनोमेना समझने को मिलता है। वो ये मिलता है कि जो कोल्ड कंट्रीज है, ठीक है, जो कोल्ड कंट्रीज है, जो रीजन फ्रिजिड जोन पे आते हैं, वहाँ एक्चुअली में विंटर के सीजन पे या मोस्टली होली फुल ईयर वहाँ देखने को ये मिलता है हम लोगों को कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो दरिया होते हैं, लेक होते हैं, वो फ्रिजिड हो जाते हैं, वो वहाँ बर्फ़ जम जाती है। तो बर्फ़ जम जाने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होता है। तो वहाँ पे ऊपर पे उसका ऊपर सरफेस जो होता है लेक का या रिवर का, वहाँ पे बर्फ़ जम जाते हैं। तो हमें इस बारे में दुश्वारी होती है समझने में कि उसके अंदर जो मछलियाँ थी, उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, उनका लाइफ क्या होता होगा ऐसे हालत में। तो हम जानते हैं कि अपर सरफेस पे जब बर्फ़ जम जाते हैं तो वो तमाम मछलियाँ माइग्रेट करके लोअर जोन पे, डेप्थ ऑफ वाटर पे चली जाती है, जहाँ चूँकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, फिश इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो वो अपने लाइफ को वहाँ पे सर्वाइव करते हैं कुछ महीनों तक, जब तक वो बर्फ़ वहाँ पे ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसा होने से उनके लाइफ जो है बच जाती है, और ये नेचुरल फेनोमेना जो है वो एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये लिक्विड से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं। अब हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस को एक बेसिक रिव्यू देंगे, क्योंकि हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 पे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का, जहाँ पे हम चार्ल्स लॉ में इस चीज़ को बता दिए हैं कि गैस कैसे करके एक्सपैंड करता है, ठीक है। नोट डाउन इट। तो इस चैप्टर का, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है, जो हम लोग चैप्टर 2 पे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में इसको कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे मैं उसको पूरे अच्छे तरीके से दोबारा आपको रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है, कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में एक्चुअली होता क्या है। गैस से रिलेटेड जो बेसिक लॉ है, जहाँ पे गैस का वॉल्यूम, यानी ऑफ कोर्स गैस है, उसका वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो हीट पर यानी टेम्परेचर पे किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक साइंटिस्ट है, ठीक है, चार्ल्स, उसने हम लोगों को बताया। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली चार्ल्स लॉ को स्टडी करेंगे। चार्ल्स हम लोगों को बताते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का, ठीक है, वो टेम्परेचर ऑफ गैस पे कैसे करके अफेक्ट करता है, ठीक है। तो चार्ल्स बेसिक एक चीज़ समझाते हैं, ठीक है, अपने लॉ के अंदर में, कि चार्ल्स के लॉ में जो गैस का मास होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और साथ में प्रेशर जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, ओके। तो मास और प्रेशर गैस का जब कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, चार्ल्स बताते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 पार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ एवरी 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी साधारण लफ्जों में समझे तो गैस का वॉल्यूम जो भी हो, ठीक है, वो हर 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। यानी एक बात हमें समझ में आई कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रिलेशन
मेंटेन करता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। तो आप इसको फर्ज कर ले समझाने के लिए कि गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो V0 है कब, जब टेम्परेचर क्या है, T0 है। ओके, वॉल्यूम ऑफ गैस एट T0 डिग्री सेल्सियस इज V0। ठीक है, हम इस बात को समझ लें कि T0 डिग्री सेल्सियस कोई भी टेम्परेचर है, उस पे गैस का वॉल्यूम कितना है, V0 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाते हैं। जीरो डिग्री पे V0 वॉल्यूम है, हम टेम्परेचर को 1 डिग्री, 0 से 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो चार्ल्स के अकॉर्डिंग होगा क्या, जो उसका पहला वॉल्यूम था वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि बढ़ गया है इसलिए इंक्रीमेंट होगा। क्या इंक्रीमेंट होगा, 1/273 पार्ट। ठीक है, यही वो अपने लॉ पे बोला कि 1/273 पार्ट जो है वो 0 डिग्री का वॉल्यूम वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यही काम 2 डिग्री पे फिर से होगा। यानी जो मेरा पहला वॉल्यूम है, जो पहले से मेरे साथ आ रहा है, वो एज इट इज रहेगा। साथ में एक फैक्टर बार बार इंक्रीज होगा, वो क्या है, 1/273 पार्ट। समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी पे किसी जगह पे काम करते हैं, ठीक है, और आपकी सैलरी जो है वो बढ़ रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि अभी आपकी जो सैलरी थी वो एज इट इज रहेगी, साथ में उसका कुछ परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पहले से था वो रहेगा, साथ में एक फैक्टर, एक छोटा सा परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। इसी को हम चार्ल्स फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बार बार बढ़ जा रहा है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 डिग्री में ये फैक्टर कितने बार था, 1 बार आया, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है 1 डिग्री और बढ़ता है तो ये कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। इसको हम रिजॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर एडिंग दिस, हम इसको जोड़ रहे हैं। तो ये V0/273 हमको 2 बार दिखा, तो 3 डिग्री पे 3 बार दिखेगा। ये एज इट इज चलता रहेगा। कुछ कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, 2 डिग्री पे 2 बार है, 3 डिग्री पे 3 बार है। फर्ज कर लें, एक फर्जी टेम्परेचर ले लें, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट T1 डिग्री सेल्सियस, कोई एक टेम्परेचर है T1 डिग्री, उस पे गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे T1 यूज़ करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 2 पे 2 था तो T1 पे T1 होगा। ओके, तो T2 पे क्या होगा, तो T1 पे T1 था तो T2 पे क्या होना चाहिए, T2 पे ये T2/273 होगा। इसको मैथमेटिकली हम थोड़ा रिजॉल्व कर लेंगे ताकि इसको समझने में और आसानी हो। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे उसको। ठीक है, ओके,
एलसीएम लेने से हमें ये दिखा कि ये 273 प्लस T1 हो गया। चूँकि हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि ये T1 डिग्री सेल्सियस है, यानी सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है, और हमको पता है कि सेल्सियस स्केल पे पाया जाने वाला हर टेम्परेचर केल्विन पे कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको केल्विन पे ले जाना चाहे, ठीक है, तो क्या करेंगे, V0 कैपिटल T बाई 273, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। तो हम यहां समझे कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट T1 डिग्री सेल्सियस और T1 एज अ केल्विन स्केल टेम्परेचर ये आया, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट T2 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से T2 इन अ केल्विन स्केल वो ये आया। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक रिलेशन हम लोगों को वहां से सेटअप होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो डिवीजन प्रोसेस हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए, तो वॉल्यूम के लिए V1 का इस्तेमाल करें और बाद वाले वॉल्यूम के लिए V2 का इस्तेमाल करें, तो ये उसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कट जाने के बाद जो रिलेशन मिलेगा वो V1 बाई V2 इक्वल्स टू T1 बाई T2, जो डायरेक्टली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में। ठीक है, यानी वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर के बढ़ जाने से वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, और घटने से घट जाएगा। ठीक है, तो ये सेटअप जो है ये चार्ल्स लॉ का है, और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस जो है वो इसी लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो ये एक रिवीजन भी हो गया पिछले चैप्टर का, और साथ साथ हमने एक बड़े टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। अब आने वाले क्लास में हम लोग इसके बाद जो टॉपिक शुरू करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पार्ट 2 जो होगा थर्मल कंडक्शन। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का जो दूसरा वीडियो था, दूसरा पार्ट था, उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। पहले पार्ट हमने उस दिन आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो आखिरी पार्ट आएगा थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल रेडिएशन, ठीक है, जो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आएगा, जो वीडियो नंबर 3 होगा। इसके जरिए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, विल सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।